गरीब, मजलूम, वंचित, आदिवासी, पिछड़े और दलित समुदाय के खिलाफ लगातार सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, जो अक्सर कहा जाता है सोशल मीडिया पर मनुपालिका है सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर जो जज हैं वो मनुवाद का पालन कर रहे हैं। आदिवासी जहां जल, जंगल, जमीन और दलित जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहा है, और इस देश का अल्पसंख्यक वो अपने वजूद को और अपने राष्ट्रीयता को बचाए रखने के लिए लगातार सड़कों पर संघर्ष करके बताना चाहता है कि इस देश के भी हम नागरिक हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और पूरी सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था के इस तंत्र के खिलाफ या इस तंत्र के बारे में कोई वही का व्यक्ति बात करे तो लगता है कि बात सही साबित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपने विदाई भाषण में कहा कि हमारे देश का कानून और कानून प्रणाली अमीर और ताकतवर लोगों की तरफ झुकी हुई है। ये कितनी सच्चाई है इस बात में आप लगातार देख सकते हैं कि रंजन गोगोई को भाजपा और केंद्र सरकार ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। रंजन गोगोई ने जो निर्णय दिए थे उस पर साफ तौर पर भाजपा और केंद्र सरकार को फायदा हुआ। राम मंदिर, 3 तलाक और दलितों के खिलाफ जो लगातार जो मामले थे उसमें कहीं ना कहीं रंजन गोगोई और उनके पीठ पर उनका अधिकार था। तो ये सवाल खड़ा करता है कि मनुपालिका किस तरह के निर्णय गरीब, मजलूम, दलित और आदिवासियों के खिलाफ देती रही है, और इसका सीधा सा फायदा 15% यानी कि भाजपा के उस तंत्र को है जो इस देश में कब्जा करना चाहती है या इस देश में अधिकार स्थापित करना चाहती है पीछे के रास्ते से। जी हाँ, जब भारतीय न्याय व्यवस्था में भी कई त्रुटियां हैं, ये कहना है दीपक गुप्ता का, जस्टिस दीपक गुप्ता, जो इस समय रिटायर्ड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि ऐसा कहने वाली कोई आवाज व्यवस्था के अंदर से आए। बुधवार 6 मई को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपने वर्चुअल विदाई समारोह का इस्तेमाल भारत के न्याय व्यवस्था की खामियों पर और उन्हें दूर करने के उपायों पर चर्चा शुरू करने के लिए किया। लेकिन जस्टिस गुप्ता ने न्यायपालिका की 4 दशक से भी ज्यादा सेवा की है और इस दौरान उन्होंने बतौर जज कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। वहीं अपने विदाई भाषण में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताने के साथ साथ भारत की न्याय व्यवस्था को लेकर अपनी समीक्षा भी साझा की, जहां जस्टिस गुप्ता के अनुसार देश का कानून और कानूनी प्रणाली अमीर और ताकतवर लोगों की तरफ झुकी हुई है। उनका कहना है कि कोई अमीर और ताकतवर व्यक्ति अगर सलाखों के पीछे होता है तो कभी ना कभी वे अपने मामले में सुनवाई को प्राथमिकता दिलवा ही लेता है, और अगर वो बेल पर होता है तो सुनवाई को लटका भी सकता है। ये सच्चाई दीपक गुप्ता ने विदाई समारोह के दौरान तमाम अपने जज और वकीलों के सामने ये बात प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा गरीब और को उठाना पड़ता है जो दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा है, क्योंकि वो इन अदालतों पर दबाव नहीं डलवा सकता और उसकी सुनवाई आगे खिसक जाती है। उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब के इस संघर्ष में न्याय के तराजू के पलड़ों का हमेशा वंचितों को तरफ झुकाव होना चाहिए। ये सच्चाई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तभी पलड़े बराबर हो पाएंगे। जस्टिस गुप्ता की इस बात को काफी सराहा गया है। वहीं नालासर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का कहना है कि यह सच है कि हमारे कानूनों में एक क्लास कैरेक्टर है और वो निरपराध रूप से अमीरों का पक्ष लेते हैं। प्रोफेसर मुस्तफा ने कहा कि उदाहरण के तौर पर इस नियम को लीजिए जिसके तहत एक आरोपी को जमानत के तौर पर श्योरिटी का बॉन्ड भरना पड़ता है। कभी 1000 रुपए का बॉन्ड लाना होता है तो कभी 1 लाख का। एक गरीब आदमी बॉन्ड कैसे लाएगा? ये बहुत ही विचित्र स्थिति है हमारे इस कानूनी प्रणाली के अंदर। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जस्टिस गुप्ता की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण और कई ऐसे निर्णय दिए जिसको याद किया जाएगा। वहीं
अधिवक्ता करुणानंदी ने भी जस्टिस गुप्ता के उस फैसले को याद किया जिसके तहत उन्होंने नाबालिगों के साथ किए गए मैरिटल रेप को गैर कानूनी ठहराया था। तो ये बात दीपक गुप्ता अपने विदाई समारोह के दौरान ये बात कह रहे थे। वही सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि जस्टिस दीपक गुप्ता की बातों के बाद देश की न्याय प्रणाली में कोई बदलाव आएगा या नहीं, या सिर्फ ये संबोधन तक रह जाएगा। वहीं प्रोफेसर मुस्तफा ने ये आगे कहा कि भाषणों में इस तरह की बातें कहने के साथ साथ व्यवहार ये बेहतर ये होगा कि देश के जज अपने फैसले में भी ये बात लिखे ताकि ये रिकॉर्ड पर आ सके। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि हाल में किस तरह के प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत की मांग करने वाली याचिका को कई दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख नहीं मिली। वहीं सेलिब्रिटी टीवी न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में जहां 23 अप्रैल की शाम 8 बजे कर 7 मिनट पर दायर की गई थी और उसकी अपील यानी कि उनकी अपील पर सुनवाई के लिए अगली सुबह 10:30 बजे का समय दे दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से प्रवासी श्रमिकों के लिए मदद मांगने वाली एक याचिका जो 15 अप्रैल को दायर की गई थी उस पर पहली सुनवाई 27 अप्रैल को हुई। ये बड़ा सवाल हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्याय व्यवस्था पर खड़ा होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल दीपक गुप्ता जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन पर भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सत्ता के गलियारों में आवाज ये भी आ रही है कि दीपक गुप्ता को अपने विदाई से पहले कोई सत्ता की मलाई चाटने को नहीं मिली और जिस वजह से वह अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अगर उन्हें रंजन गोगोई की तरह कोई राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया जाता या किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता तो शायद दीपक गुप्ता ये भड़ास नहीं निकालते। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि भड़ास के माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है भारत का और वहां पर मनुवादी और मनुपालिका का जो तंत्र है वो किस तरह से गरीब, मजलूम, आदिवासी और अल्पसंख्यक के खिलाफ काम करता है या उनके खिलाफ जो निर्णय सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि दीपक गुप्ता की बात में 100% नहीं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो अपनी बात पर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि उनकी बात में दम है। लेकिन क्या हमारी ये न्याय प्रणाली और हमारा ये न्याय व्यवस्था बदस्तूर ऐसा ही जारी रहेगा तो हमारे इस देश में संविधान कब पूरी तरह से लागू होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड कमेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।